नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के क्वेश्चन की शुरुआत की जाए एक प्यारे से क्वेश्चन से, जो कि ये रहा आपके सामने। आपसे पूछा गया इन ए डायग्राम शोन इन द फिगर मैच द फॉलोइंग। आपको जो डायग्राम दिया गया है उनमें आपको क्या करना है, क्या क्या निकालना है। नंबर ए, एक्सिलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। आपको दिस ब्लॉक मतलब इस ब्लॉक का एक्सिलरेशन निकालना है। नेट फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक, 3 kg का जो ब्लॉक है उस पर नेट फोर्स निकालना है आपको। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 1 kg, तो 2 kg और 1 kg के बीच में मतलब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, और रिएक्शन बिटवीन 3 kg एंड 2 kg इनके बीच में निकालना है। लेकिन जो नीट में क्वेश्चन आया था वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया था। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये पूछा था 1 kg और 2 kg के बीच का नॉर्मल रिएक्शन बता दो, बस इतनी सी बात पूछी थी। तो पहले उसको कर लेते हैं नीट के क्वेश्चन को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा एफ नेट। एफ नेट से काम चल जाएगा इसमें। एफ नेट एक्सटर्नल इक्वल्स टू मास इनटू एक्सिलरेशन, क्योंकि इसको एफ नेट एक्सटर्नल यदि मैं लिखूंगा, एक्सटर्नल नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पर, तो मैं देख सकता हूँ डायरेक्टली कि इस पर नेट फोर्स एक्सटर्नली कितना लग रहा है भाइयों और बहनों। आप इस पर देखो, इधर लगेगा एम जी। तो एम जी का जो कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, एम जी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो होता है एम जी कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में जो मतलब इसके अलोंग होता है वो होता है एम जी साइन थीटा। तो तीनों के लिए इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा लगेगा नीचे की डायरेक्शन में। आप समझ गए, क्योंकि एम जी साइन थीटा होता है, एम जी साइन थीटा जो होता है वो आता है इसके सरफेस के अलोंग। तो तीनों के लिए देखो 3 1 2, तो एम जी साइन थीटा एक 1 kg के लिए, फिर 2 kg के लिए, फिर 3 kg के लिए, तीनों के लिए एम जी साइन थीटा। मैं तीनों का मास ऐड करके जी साइन थीटा कर दूं, तीनों का मास कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 6। तो 6 इंटू जी इंटू साइन ऑफ थीटा, ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स लगेगा एक तो एम जी की वजह से। अच्छा, ये वाला फोर्स जो लगेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो तो हर एक के नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा होगा, मतलब इस डायरेक्शन का नॉर्मल रिएक्शन जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये इस सरफेस पर रखी हुई, जहाँ पे भी कांटेक्ट होता है वहाँ पर लगता है नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर मान लेता हूँ इसकी वैल्यू n1 है, ऐसे इसकी वैल्यू n2 है, इसकी वैल्यू n3 है, और इनके जो इस कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा होगा वो क्या कर रहा होगा, एम जी कॉस थीटा। इस वाले के लिए भी एम जी कॉस थीटा, इस वाले के लिए एम जी कॉस थीटा, मतलब तीनों के लिए इस डायरेक्शन में तो एम जी कॉस थीटा लग रहा होगा। लेकिन मैं निकालना चाह रहा हूँ एक्सेलरेशन, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के फोर्स मुझे कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अब इसलिए नहीं है क्योंकि भाई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो इसका कोई मोशन है नहीं। ये वाला ब्लॉक इधर थोड़ी चल रहा है यार, इधर जा रहा है कि नहीं, इधर नीचे घुस रहा है कि नहीं, नहीं जा रहा ना। तो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन के एक्सेलरेशन को हटाओ। आपको नेट फोर्स देखनी है तो नेट फोर्स देखो इस पर। नेट फोर्स इसको पूरे सिस्टम मान सकता हूँ ना, सिस्टम आर एस सिस्टम। सिस्टम पर नेट ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स कितनी है 60 न्यूटन, 60 न्यूटन। और नीचे की डायरेक्शन में इसमें कितनी फोर्स है 80 न्यूटन। क्या यही फोर्स है? नहीं, एम जी का भी तो कंपोनेंट आएगा तीनों के लिए, एम जी साइन थीटा। तो तीनों के लिए आएगा, इसके लिए एम जी साइन थीटा मतलब 1 जी साइन थीटा, इसके लिए 2 जी साइन थीटा, इसके लिए 3 जी साइन थीटा, मतलब टोटल हो जाएगा 6 जी साइन थीटा, 6 जी साइन ऑफ थीटा। तो 6 जी की वैल्यू 10, साइन थीटा मतलब साइन 30, और इसकी वैल्यू 1/2, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 30, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में टोटल फोर्स है 60 और नीचे की डायरेक्शन में कितना है 48, क्योंकि 18 तो ये और ये 30 ये आ गया, तो ये हो जाएगा 48। तो नेट फोर्स इसमें किस डायरेक्शन में लग रहा है भाई? ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है ना नेट फोर्स। ठीक है, इसके लिए लिख सकते हो एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन सिस्टम के लिए। तो सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है 60 माइनस 48 मतलब 12 न्यूटन, इक्वल टू इस टोटल सिस्टम का मास कितना है 6 इंटू एक्सेलरेशन, ए की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, मतलब पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मतलब सारे ब्लॉक्स का जो एक्सेलरेशन है वो सेम ही होगा, क्योंकि ये तीनों कैसा मोशन कर रहे हैं, दे आर डूइंग द कंस्ट्रेंट मोशन। if they are doing constrained motion then you can say that the acceleration of all blocks will be same। सारे के सारे ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि ये कर रहे हैं कौन सा एक्सेलरेशन, ये कर रहे हैं कंस्ट्रेंट मोशन।
और कांस्टेंट मतलब यदि 3 kg चल रहा है ए से, तो 2 kg किसी दूसरे एक्सेलरेशन से नहीं चल रहा, इसको भी ए से चलना पड़ेगा, मजबूरी हो गई इसकी, ऐसे इसको भी ए से चलना पड़ेगा। तो इस टोटल का एक्सेलरेशन ए आया और हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी ए ही होगा, जितना पूरे सिस्टम का है वही हर एक इंडिविजुअल का भी होगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन तो निकल गया। अब मैं निकालना चाहूँ इन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन, तो इसको मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये था 3, ये था 2 एंड ये था 1। इस पे इधर फोर्स कितना था, 818। तो 1 kg वाले का, इस 1 kg का बना लेता हूँ मैं अलग से एफबीडी। इस पे फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन, क्योंकि ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है। तो 1 kg 2 kg पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में, जिसको मैं मान लेता हूँ एन, इसको मैं मान लेता हूँ, कितना मान लूँ यार, N1 N2 N3 तो ऊपर वाली डायरेक्शन की मान ली, तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ N3 से, इसको मैं N3 मान लेता हूँ। ये तो 1 kg ने लगाया 2 kg पे, तो वो 2 kg 1 kg पे किधर लगाएगा, इधर N3। जितना इसने इस पे लगाया N3, ये भी इस पे लगाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में ये फोर्स इस पे लगेगा N3। क्योंकि अभी आपने देख लिया कि एक्सीलरेशन इसका किस डायरेक्शन में आ रहा है, पूरे सिस्टम का इधर, मतलब ये सिस्टम इधर जा रहा होगा, मतलब N3 की वैल्यू बड़ी होगी 80 न्यूटन से, तभी तो ये ऊपर जा रहा होगा, या नहीं, क्योंकि इस पे एक फोर्स और है अभी, जिसकी वैल्यू है mg लगेगा नीचे, mg मतलब 10, mg कितना हो जाएगा 10, 1 kg इसका मास, g इसका एक्सीलरेशन। तो mg का एक कंपोनेंट इधर कितना आएगा भाई, mg साइन थीटा, mg तो यही हो गया, और साइन थीटा मतलब 1/2, और mg कॉस थीटा इधर आएगा, mg कॉस थीटा इधर आएगा, और कॉस थीटा मतलब √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ये इस ऊपर वाले नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगी, N1 N2 N3 माने थे, तभी तो इसको N3 मानना पड़ा। अब ये ऊपर वाले तो हटा दो, क्योंकि अपने को ऊपर जाना ही नहीं है भाई, ऊपर के मोशन से अपने को मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो 1 kg पर अभी फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं भाई, नेट फोर्स क्योंकि इसका एक्सीलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में, और इस पर नेट फोर्स देखो, ऊपर की डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है N3, माइनस नीचे की डायरेक्शन के फोर्स कितने 18, तो ऊपर ये लग रहा है नीचे, और एक mg का इधर वाला कंपोनेंट भी नीचे आएगा, वो 5 आ गया, इक्वल टू m इंटू ए, तो m ये इसका एक्सीलरेशन अभी निकाला था 2, तो यहाँ से N3 की वैल्यू आपके लिए आ जाएगी 23 + 2 मीन्स 25 न्यूटन। मतलब 1 kg का ब्लॉक 2 kg पे कितना लगाएगा 25, और 2 kg का ब्लॉक 1 kg पे कितना लगाएगा 25। यदि वो नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के बीच में पूछ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। इस 3 kg वाले का बना लो अब FBD, 3 kg वाले का बना लेते हैं FBD। इस पर नीचे से लग रहा है कितना, नीचे से लग रहा है 60 न्यूटन, और क्योंकि 2 kg वाला ब्लॉक इस पर लगाएगा इधर, और जिसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ भाई N4, ये फोर्स लगेंगे इस पे, और एक नीचे की डायरेक्शन में लगेगा mg साइन ऑफ थीटा, mg साइन ऑफ थीटा, mg कितना हो जाएगा इसके लिए 30 इंटू साइन थीटा मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15, क्योंकि साइन थीटा ये। तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या है, ऊपर की डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन ऊपर है, तो एफ नेट इक्वल टू m इंटू ए कर दो, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एफ नेट कितना है ऊपर की डायरेक्शन में 60, माइनस नीचे की डायरेक्शन में 15 प्लस N4 इक्वल टू इसका मास कितना है 3 इंटू इसका एक्सीलरेशन 2, यहाँ से N4 की वैल्यू आ जाएगी। N4 क्या है, जो कि N4 वो है जो 2 kg 3 kg पे लगा रहा है, तो 3 kg भी 2 kg पे कितना लगाएगा N4 ही लगाएगा, मतलब दोनों वैल्यू तो सेम ही आएंगी। यदि इसको आगे फर्दर मैं सॉल्व करूँ, इसको इधर ऊपर ले जाके यदि मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, तो ये हो जाएगा -15 माइनस N4 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से N4 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, ये कितना बचेगा 45 -6 मतलब 39 न्यूटन। तो ये भाई 39 न्यूटन इसकी वैल्यू आ गई N4 की। मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो 2 kg 3 kg पे लगा रहा है, या फिर मैं ये बोलूँ जो 3 kg 2 kg पे लगा रहा है, क्योंकि वो दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, तो दोनों वैल्यूज
वैल्यू जो सेम होंगी। आप इस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए, बोलो रे बच्चों, समझ गए ना? ठीक है। यदि 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 मैं लिखना चाहूँ 2 kg के लिए एफबीडी, तो ये रहा अपना 2 kg। भाई 2 kg पे इधर कितना लगेगा, N4। ठीक है, 2 kg पे इधर भी कौन सा लग रहा होगा, ये वाला N3। N3 की वैल्यू कितनी थी, 25, अभी निकाल चुके हैं। तो यहाँ से भी N4 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इस पर एक और कौन सा फोर्स लगेगा, इधर की डायरेक्शन में mg sin थीटा। ये कितना हो जाएगा, 20 इंटू साइन थीटा, मतलब 1/2। ठीक है ना। नेट फोर्स ऊपर होना चाहिए, मतलब ऊपर की डायरेक्शन का फोर्स कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ N4। नीचे की डायरेक्शन में फोर्स 25 प्लस 10 इक्वल टू मास इंटू इसका एक्सीलरेशन। मास 2 kg, एक्सीलरेशन भी ये, तो N4 यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये जाएगा 35 प्लस 4, मतलब 39 न्यूटन। तो यहाँ से निकालो चाहे वहाँ से निकालो, बात सेम ही आनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन सरफेस। Okay, smooth inclined plane starting from rest at t equals to 0. Let Sn be the distance traveled by block in interval of t minus 1 to tn. अच्छा, एक ब्लॉक है भाई, ऐसे इंक्लाइन सरफेस पर मूव कर रहा है, तो जो डिस्टेंस इसने nthवें सेकंड में चली, nthवें सेकंड में कौन सी डिस्टेंस चली, देखो यहाँ से चल रहा है, मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस इसने चली ना, इसको मैं मान लेता हूँ S1, और ये डिस्टेंस इसने चली है n-1 सेकेंड में। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, जिसको मान लेता हूँ मैं S2, और वो इसने चली है कितने में, n सेकेंड में। वो इसने चली है n सेकेंड में। ठीक है, n सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक चला, और n- में ये यहाँ तक चल पाया। तो ये बताओ, ये यहाँ तक n में यहाँ, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये इसने कौन से टाइम पीरियड में, तो इसको बोलते हैं nth पीरियड में। nth पीरियड में कवर करी गई डिस्टेंस ही होगी। जैसे 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 आप चले यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट तक, तो 4 सेकंड लगी आपको पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी तक पहुँचने में, आपको लगी 4 सेकंड टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, आपको 3 सेकंड में आप पहुँचे इस जगह से इस जगह तक, इस जगह से इस जगह तक पहुँचने में आपको लगी 3 सेकंड। मैं पूछूँ आप 4th सेकंड में कितना चले, 4th सेकंड में, चौथे सेकंड में आप एक्चुअली में कितना चले, तो आप 4th सेकंड में कौन सा चले, जो 3rd सेकंड खत्म होने के बाद, 4th सेकंड स्टार्ट होने के बाद, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आपने कवर करी, वो 4th सेकंड में करी, वो 4th सेकंड में करी। ये आपको बात समझ में आई या नहीं? 4th सेकंड में आपने जो डिस्टेंस कवर करी, उसको मैं कैसे बोलता हूँ, ऐसे ही nth सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करी, वो कैसे आप बोलोगे इसको, nth सेकंड में और -n-1 सेकंड में। तो ये nth सेकंड की डिस्टेंस निकालते कैसे हैं, कि आप यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस निकाल दो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस निकाल दो, फिर 3rd सेकंड तक की टोटल डिस्टेंस निकाल दो, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो nth सेकंड की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, S4 - S3। कैसे निकालोगे, 4 सेकंड में आपने टोटल डिस्टेंस जो कवर करी, वो -3 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करी, वो दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आप कौन सी डिस्टेंस मिल जाएगी आपको, जो उसने 4th सेकंड में कवर करी। ऐसे ही यहाँ पर जो nth सेकंड में डिस्टेंस कवर करी जाती है, मतलब n सेकंड में जो करी और n-1 में करी, आपने 4th सेकंड में कैसे निकाली डिस्टेंस, टोटल 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी, माइनस आपने 3 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो आपको कौन सी डिस्टेंस मिल जाती, 4th सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करी गई। ऐसे यदि nth सेकंड में निकाल ली, तो n सेकंड में कितनी करी, -n-1 में कितनी कवर करी, तो आपको n सेकंड मिल जाएगी। यदि कोई पूछ ले n+1वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी, n+1 सेकंड में नहीं, n+1 मतलब उस वाले पार्ट में, तो n+1 की यदि आपको निकालनी है, तो n+1 में कितनी कवर करी, -n में कितनी कवर करी, जो फाइनल जितनी डिस्टेंस कवर करी हुई होती है, उससे 1 यूनिट कम ही तो डिस्टेंस माइनस करते हैं, ताकि आपको उस वाले सेकंड में आप कितनी डिस्टेंस कवर करी वो आ जाए। तो यहाँ पर nth सेकंड में डिस्टेंस कवर करी गई है, वो है Sn, और n+1 में जो डिस्टेंस करी गई है, वो Sn+1। इनका आपको रेशियो पूछा है सिर्फ। तो भाई ये Sn का जो फॉर्मूला होता है U+a/2 2n-1, ये फॉर्मूला होता है nth सेकंड में
डिस्टेंस जो कवर करी जाती है उसका फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पर यदि nth सेकंड की डिस्टेंस देखो एस एन इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि इसने स्मूथ सरफेस पे इंक्लाइन सरफेस पे इसने चलना स्टार्ट किया था तब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, यू प्लस इसका एक्सेलरेशन कुछ होगा, ठीक है, किसी एक्सेलरेशन से यू प्लस ए बाई टू 2n-1, ये nth सेकंड की है। n+1 की कितनी हो जाएगी, n+1 सेकंड की बस 0 प्लस ए बाई टू और ये हो जाएगा 2n-1, 2n+1-1, बस इन दोनों का रेशो लेना है एस एन अपॉन एस एन प्लस वन में। तो इसका ऊपर से ये तो ये कट हो जाएगा, जब दोनों को रेशो लोगी तो ये चीज़ तो कट हो जाएगी, 2n-1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2n+2-1, यही आ जाएगा 2n+2-1। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है 2n-1 अपॉन 2n+1, ये इनका रेशो हो जाएगा एस एन और एस एन प्लस वन का, इन डिस्टेंस का रेशियो ये आ जाएगा, जो भी ऑप्शन हो क्लिक कर देना। अब आप ये पूछोगे कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये वाला फॉर्मूला भी डेराइव कर देते हैं आपके लिए। वैसे तो मैं इसको ऑलरेडी डेराइव कर चुका हूँ, लेकिन आप ये सवाल उठा दोगे कि नहीं, तो भाई मैंने क्या होता है nth सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करी जाती है उसको कैसे निकालते हैं कि उसने n सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी और n-1 में कितनी डिस्टेंस टोटल कवर करी, ऐसे निकालते हैं, ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं। तो एस एन में जो कवर करी जाती है एस एन का फॉर्मूला होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है एन सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करी जाती है, यू टाइम कितना है एन सेकंड प्लस हाफ ए इंटू एन का स्क्वायर। ऐसी n-1 में जो डिस्टेंस कवर करी वो कैसे निकालने, एन प्लस हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एस nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी वो कैसे निकालोगे, n सेकंड में कवर करी गई माइनस n-1 में जो कवर करी गई, दोनों को माइनस करना होता है, दोनों को माइनस करना होता है। तो आपको क्या करना है यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये टोटल कवर करी गई n सेकंड में, और n माइनस में जो कवर करी गई वो कितनी थी यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए, इसको लिख दूँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब इन दोनों को करना है आपको माइनस, तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ, प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस इधर अंदर जाएगा तो ये माइनस, फिर ये अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा हाफ है तो ये हो जाएगा ए इंटू एन, और ये इधर जाएगा तो माइनस ए बाई टू, ये बात समझ आई आपको। तो ये यू एन तो ये यू एन गया, ये ए एन स्क्वायर ये यू एन स्क्वायर गया, तो यहाँ से जो फॉर्मूला बचा यू प्लस, यहाँ से ए बाई टू कॉमन ले लूँ, यदि मैं ए बाई टू कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या 2n-1। तो ये nth सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करी जाती है उसका फॉर्मूला यहाँ से आता है, एस nth सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करी जाती है उसका फॉर्मूला यहाँ से आता है। अच्छा आप बोलोगे कि आपने ए बाई टू कॉमन कैसे लिया, भाई ये भी पूछ सकते हो आप, तो खिलाड़ी नंबर 1 हो। तो ए बाई टू यदि कहीं से कॉमन लेना हो, कोई भी चीज़ किसी ब्रैकेट से कॉमन ले रहे हो ए बाई टू, इसका मतलब पूरे ब्रैकेट में आपने उसका क्या कर दिया डिवाइड, तो यहाँ पर ए बाई टू का डिवाइड, ठीक है, यहाँ पर ए बाई टू का डिवाइड माइनस ए बाई टू अपॉन ए बाई टू, ए बाई टू कॉमन लेने का मतलब ए बाई टू का डिवाइड हो गया पूरे में। तो भाई इसको मैं आगे इधर लिखना चाहूँ तो बचेगा क्या ए बाई टू, अंदर ये कितना हो जाएगा 2n, क्योंकि ये वाला 2 ऊपर जाएगा और ए से ये कट हो जाएगा 2n माइनस 1, यही बचा ए बाई टू 2n-1। तो यही फॉर्मूला लिखा है एस इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n-1। बेहतर आपके लिए ये रहेगा कि nth सेकंड में कवर करी गई डिस्टेंस आप इसको मेमोराइज कर लो, ये इसको याद कर लो, बार बार नहीं तो आपको करना पड़ेगा। n+1 सेकंड में यदि आपको निकालना हो कि n सेकंड में तो इतनी डिस्टेंस, तो n+1 में कितनी निकालनी, तो भाई यहाँ पर n की जगह कितना रख दोगे n+1। n+2 सेकंड में, n+2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस, तो n की जगह n+2, nth सेकंड में n रख दो, ऐसे ही आपको जिस भी सेकंड में पूछिए वो निकाल सकते हैं। यदि मैं आपको पूछूं कि आप 4th सेकंड में डिस्टेंस निकालो, 4th सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो 4th सेकंड में आपको n की जगह 4th लिख देना है, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए 4th सेकंड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 4th सेकंड का मतलब हुआ टोटल 4 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करी गई माइनस
जो 3 सेकंड में डिस्टेंस कवर करी गई, उन दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो 4 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करी गई, मतलब 3 सेकंड खत्म होने के बाद, 3 सेकंड खत्म होने के बाद और 4th सेकंड स्टार्ट होने के बाद, यहाँ से लेके जब तक 4th सेकंड खत्म नहीं हो गई वहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही 4th सेकंड की डिस्टेंस होगी। ओके, इसीलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी v is acted by 3 force shown by vector triangle PQR. The velocity of particle will. ओके, आप देखो ये ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ट्राइंगल, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। यदि किसी वेक्टर क्वांटिटी के लिए आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ हो, इधर गया, इधर चला और फिर वहीं आ गया, वहीं आ गया, मतलब नेट फोर्स कितनी हो गई भाई, 0 हो गई ना। वेक्टर क्वांटिटी में यदि ट्रायंगल बन गया या फिर कोई भी शेप हो, लेकिन आप इनिशियल पॉइंट पे ही पहुंच गए, आपने ए से स्टार्ट किया और वापस फाइनल ए पर ही आ गए, विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन। आपने किसी की डायरेक्शन में चेंज किया, कुछ बीच में नहीं किया, आपने ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, तो नेट आपका जो वेक्टर सम हो गया वो कितना हो गया, 0। क्योंकि आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करो आप वहीं पे पहुंच रहे हो, मतलब वेक्टर सम 0, मतलब नेट फोर्स कितना है इस केस में, नेट फोर्स 0। यदि नेट फोर्स भाई 0 हो जाए, नेट फोर्स 0 मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। मास तो कांस्टेंट है भाई, मास तो 0 हो नहीं सकता, मास की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मतलब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 हो गया मतलब v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सेलरेशन का यही फॉर्मूला। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0 मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस पार्टिकल का इसका आंसर, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी कांस्टेंट। नेक्स्ट, अ balloon with mass m is descending down with acceleration a। अच्छा, ये अपना बैलून है, ये अपना बैलून है जी, ये आगे नीचे गिर रहा है भाई, नीचे गिर रहा है, लेकिन डिसेंडिंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए, किस एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, ए एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, ए एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, मतलब इस पर। अच्छा, आप ये सोचोगे तो ये फ्री फॉल कर रहा है क्या, नहीं नहीं, ऑब्वियसली नहीं। यदि ये फ्री फॉल कर रहा होता तो ये बोलता कि ए इक्वल टू जी, मतलब जी एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, लेकिन इसने बोला कि ए एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है और ए की वैल्यू क्या है, जी से कम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम है। यदि ये फ्री फॉल करता तो इस पर कौन सा एक्सेलरेशन लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन अभी जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो ग्रेविटी से कम लग रहा है, इसका मतलब ये फ्री फॉल नहीं कर रहा। फ्री फॉल नहीं कर रहा तो इस पर सिर्फ एम नहीं लग रहा होगा, यदि सिर्फ एम फोर्स लग रहा होता तो आप ही बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होता है, जी। यदि किसी बॉडी पे नेट फोर्स निकालना है और इस पर सिर्फ और सिर्फ एम लग रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी। लेकिन यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो इससे कम है भाई, नेट फोर्स, नेट एक्सेलरेशन इसका नीचे की डायरेक्शन में ही है, इसने बोला डिसेंडिंग डाउन, नहीं 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 नहीं, डिसेंडिंग डाउन मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, नीचे की डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन लेकिन एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है, ठीक है, इस बात को आप समझे, इसका एक्सेलरेशन नीचे है मैं मानता हूँ, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है, ठीक है, मान लेता हूँ। तो ये आपसे पूछ क्या रहा है, तो यहाँ पर कुछ और फोर्स लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तभी इसका एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है, तो उसको मैं मान लेता हूँ एफ, इसको मैं मान लेता हूँ एफ, और वो क्या होगा, वो होगा क्या एफ, एयर रेजिस्टेंस, तो इसको एफ ए बोल देता हूँ, एफ ए, एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो। तो इस पर नेट फोर्स किधर है, एम जी माइनस एफ ए इक्वल टू इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। अब आपको क्या पूछा है, हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो डैट इट स्टार्ट मूविंग अप विद एक्सेलरेशन ए। आप इसमें से कितना मास बाहर निकाल दो, आप इसमें से कितना मास बाहर निकाल दो ताकि ये ऊपर की डायरेक्शन में चलने लग रहा है ए एक्सेलरेशन से, ऊपर की डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से चलने लग जाए। तो अब नेट एक्सेलरेशन कितना है ऊपर, इसका मतलब अभी एफ ए की वैल्यू ज़्यादा हो गई, क्योंकि ये ऊपर लग रहा था ना, एफ ई जब ज़्यादा हो जाएगा एम जी से तभी तो ये ऊपर चल पाएगा, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग कितना रहा है, एफ ए, ऊपर की डायरेक्शन का फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगने वाले एम जी से ज़्यादा हो जाएगा, तभी वो ऊपर चल पाएगा, मतलब अभी एक्सेलरेशन ऊपर है, एफ ए माइनस एम जी नहीं इक्वल टू
एम ए, ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया यहाँ पर। मैंने क्या किया बताओ, इसने बोला है कि ऊपर क्यों जा रहा है वो, क्योंकि आपने कुछ मास निकाल लिया उसमें से। मतलब अभी एम जी नहीं लिख सकते आप, अभी एम जी कैसे लिख दोगे, आपने इसमें से कुछ मास निकाल दिया, और मैं मान लेता हूँ कि आपने इसमें से एम डैश मास बाहर निकाल दिया, एम डैश बार मास बाहर निकाल दिया, तो आपको ऊपर एफ ए लग रहा है, कुछ एफ ए लग रहा है। आपने एफ ए की वैल्यू इंक्रीज नहीं करी, आप इसके अच्छा, आप इसको ऊपर ऐसे में मूव करा सकते थे कि जो नीचे पहले पहले जो फोर्स थी ना एयर ड्रैग की, एयर ड्रैग की जो फोर्स की वैल्यू थी पहले कम थी, इसीलिए वो बेचारा नीचे जा रहा था, क्योंकि एयर ड्रैग लग तो रहा था, एक्सेलरेशन तभी तो कम हुआ, नहीं तो वो फ्री फॉल करता अंडर द ग्रेविटी। लेकिन नीचे से कुछ ड्रैग फोर्स था, इसीलिए उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू जो थी वो जी से कम थी। लेकिन आप यदि ड्रैग फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती तो एम जी से ज़्यादा हो जाता वो ड्रैग फोर्स, और ये बैलून ऊपर जाने लगता। लेकिन ड्रैग फोर्स चेंज नहीं हुआ है, ड्रैग फोर्स चेंज नहीं हुआ, आपने क्या किया, मास बाहर निकाल दिया। यदि मास बाहर निकालोगे तो एम जी कम हो जाएगा। एम जी कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि मास कम हो गया तो एम जी कम हो गया। लेकिन जो एफ ए है, एफ ए वो तो उतना ही लग रहा है, यदि एफ ए उतना ही लग रहा है, एम जी कम हो गया, तब ये ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि जो एफ ए है वो बढ़ जाएगा, एफ ए की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू एम जी। क्यों, क्योंकि एफ ए बढ़ गया इसलिए नहीं, क्योंकि एम जी कम हो गया इसलिए। तो मैं मान लेता हूँ कि मास कितना है अभी, एम माइनस एम डैश इंटू जी, ये इक्वेशन बनेगी इक्वल टू एम माइनस एम डैश इंटू ए। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, टू इक्वेशन टू वेरिएबल, कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एम डैश। क्या आप इससे एम डैश की वैल्यू निकाल सकते हो जी, बिल्कुल निकाल सकते हो, मैं कहता हूँ बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि आपको एम दे रखा है इसमें, एम और ए दे रखा है, तो जो भी वैल्यू आ रही है एम और ए की टर्म में, तो आपको ये एफ ए हटाना पड़ेगा, एफ ए का कोई जिक्र नहीं है तो ये हटाना पड़ेगा, तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो इन दोनों को, तो इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड को जब ऐड करोगे तो देखो मैं एक स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ आपके लिए, प्लस एफ ए माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई में कर दूँ तो एम जी प्लस एम डैश जी इक्वल टू, इन दोनों को यदि ऐड करोगे तो ये हो जाएगा टू एम ए माइनस एम डैश ए, इन दोनों साइड इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा एम ए प्लस एम ए माइनस एम डैश ए। यहाँ से ये एफ ए गया जी, ये भी गया जी, तो यहाँ से इधर लेके आ जाओ इसको, एम को, तो एम डैश जी प्लस एम डैश ए इक्वल टू टू एम ए। सही है सही है सही है। यहाँ से एम डैश ले लो कॉमन, एम डैश कॉमन लोगे तो एम डैश की वैल्यू आ रही है टू एम ए अपॉन जी प्लस ए। तो आपको इतना मास बाहर निकालना पड़ेगा जी, इतना मास यदि बाहर निकाल देते हो आप तो आपका वैल्यून ऊपर उड़ने लग जाएगा, टू एम ए अपॉन जी प्लस ए, टू एम ए अपॉन जी प्लस ए। यदि इतना मास आप बाहर निकाल देते हो तो आपका जो वैल्यून है वो ऊपर उड़ने लग जाएगा। आपको ये बात समझ आई, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड था क्या, नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स दिस acquires an acceleration of this, the mass of the body is very simple, F equals to ma। फोर्स है कितना, 6i प्लस 8j, 6i माइनस 8j, 6i माइनस 8j ये फोर्स है। F इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, आपको मास चाहिए भाई, मास चाहिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है 5, और ऊपर जो दे रखी है वेक्टर क्वांटिटी, तो मुझे इसका चाहिएगा मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 6 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 64 डिवाइडेड बाई 5, रूट 100 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 10/5, आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी इजी, बोलो 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 बोलो, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर शोन इन द फिगर। 3 फोर्स एक बॉडी पे लग रहे हैं जो कि आपको डायग्राम में दिखाए गए। टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग द वाई डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड। आपको इसने बोला है कि आपको जो नेट फोर्स है ना सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में चाहिए। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि आपको एक्स डायरेक्शन में कोई भी नेट फोर्स नहीं चाहिए।
क्या एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा? होगा यार, होगा, लेकिन आपको नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा एक्स में। एक्स में इंडिविजुअल फोर्स लगेंगे, अभी अपन देखेंगे उसको, लेकिन एक्स में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इसने बोला ऐसा क्योंकि इसको नेट फोर्स सिर्फ वाई में चाहिए, मतलब एक्स के फोर्स जीरो करने पड़ेंगे। तो एक्स में देख लेते हैं किस फोर्स के कौन सा कंपोनेंट आएगा। ये यदि 30 है तो ये हो जाएगा 60, तो इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा 4cos60। cos60 की वैल्यू कितनी होती है जी? 1/2 होती है जी। cos60 1/2, और इसका 4 का एक कंपोनेंट होगा वाई डायरेक्शन में 4sin60। मुझे उससे मतलब नहीं है, वाई डायरेक्शन वाले तो कंपोनेंट हो सकते हैं, तो मुझे उनसे मतलब नहीं है, जो भी आएंगे वो आते रहेंगे। ऐसी 1 न्यूटन का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कितना आएगा? 1cos60, 1cos60, और cos60 की वैल्यू 1/2 होती है जी, तो 1 × 1/2। ठीक है। sin30 की वैल्यू कितनी होती है? sin30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, और cos60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अब इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक वीडियो बना दूंगा, आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें बता दूंगा। अच्छा, ये दोनों एंगल, ये यदि 30 डिग्री है और ये लाइन यहाँ से पास हो रही है, ये 30, तो इसके सामने वाला एंगल भी 30 होता है। सामने वाला एंगल भी 30 होता है। यदि दो एंगल हैं एक ही लाइन से बन रहे हैं, इसके अलोंग दोनों इसी लाइन से बन रहे हैं, तो एक एंगल 30 है, तो इसके सामने वाला भी 30 होता है। यदि ये 30 हो गया तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 60। तो 2 का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा? 2cos60। 2 × cos60 मतलब 1/2। cos60 मतलब 1/2। इस बात को आप समझे या नहीं? तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितनी हो गई टोटल? ये 2 कट जाएगा, 1 + 1/2 मतलब 3/2। इस डायरेक्शन में फोर्स हो गई 3/2, और उस डायरेक्शन में कितनी फोर्स हो गई? 2। 2 इस डायरेक्शन में हो गई, देखो इस डायरेक्शन में आई है 2, और उस डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स आई है वो आई है 3/2, मतलब 3/2 मतलब 1.5। तो नेट फोर्स जो आएगी, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में कितनी आ रही है? 2 - 1.5 मतलब 0.5। तो 0.5 फोर्स यदि इस डायरेक्शन में है, आपको एक्स डायरेक्शन में कोई भी नेट फोर्स नहीं है, तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी इस डायरेक्शन में, एफ। डायरेक्शन इसकी ये होगी और उसका मैग्नीट्यूड होगा वो 0.5। तो क्या होगा? नेट फोर्स नलीफाई हो जाएंगे। जितनी इसके एक्स डायरेक्शन में इधर फोर्स है, उतनी ही नेट फोर्स इधर लग जाएगी, जितनी ही फोर्स इधर लग जाएगी, तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन विल बी 0। नाउ विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Man weighs 80 kg. He stands on a weighing scale in the lift which is moving upward with a uniform acceleration of 5 meter per second square. What should be the reading on the scale? Okay. एक बंदा है बहुत गंदा है, एक बंदा है जी बहुत गंदा है, ये वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है। ये एक लिफ्ट के अंदर है और प्यारी सी लिफ्ट चल रही है, अपवर्ड चल रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब आप मुझे ये बताओ, इसके मोशन को आप यहाँ से देखना पसंद करोगे या इसके लिफ्ट के अंदर बैठ के? तो एक बार बाहर बैठ के देखना पसंद करते हैं, मैं दोनों चीज़ें बता देता हूँ आपको। तो बाहर बैठ के जब देखोगे तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बंदे पे? एक mg, ऊपर नॉर्मल। तो नेट फोर्स किधर होना चाहिए? ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है इसका। आपको ये बंदा बिल्कुल चलता हुआ दिखेगा ऊपर की डायरेक्शन में, तो ऊपर की डायरेक्शन फोर्स एन माइनस नीचे mg। तो ये हो गया नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो नॉर्मल डायरेक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg + m × 5। बंदे का मास कितना है? 80 इंटू जी की वैल्यू 10 +80 × 5, 80 कॉमन भी ले सकते थे, ये बचता 15, 1200 न्यूटन। ये तो हो गई बाहर से देखने पे बात। अब आप चाहते हो मैं लेफ्ट के अंदर ही बैठ जाऊं। जब आप लेफ्ट के अंदर बैठ के मतलब आप किस फ्रेम में चले गए? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। बिकॉज यदि फ्रेम का कुछ एक्सेलरेशन होता है और आप उस फ्रेम में बैठ जाते हैं, मतलब आप अभी चले गए हो नॉन इनर्शियल फ्रेम में, क्योंकि इसका कुछ एक्सेलरेशन है। यदि ऐसा हो गया तो इस पर लगेगा एक सूडो फोर्स। सूडो फोर्स लगता है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट, मतलब इसमें। अच्छा, अंदर से देखोगे तो क्या ये बंदा आपको चलता हुआ दिखेगा? नहीं दिखेगा, मतलब इस पे सारे फोर्स आपको बैलेंस करने ही पड़ेंगे। तो मतलब ऊपर की डायरेक्शन की फोर्स इक्वल टू नीचे की डायरेक्शन के फोर्स। ये बस अंदर से देखोगे तो ये डायरेक्ट आंसर एन का आएगा, mg + ma, जो कि अभी भी आ गया था। डिपेंड करेगा आप इनर्शियल फ्रेम में हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो।
इनर्शियल फ्रेम में आपको सूडो फोर्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे फ्रेम में खड़े हो जिसका एक्सेलरेशन 0 है तो। लेकिन यदि फ्रेम के मतलब आप लिफ्ट के अंदर ही चले गए, लिफ्ट के अंदर चले गए मतलब आपका भी कुछ एक्सेलरेशन है, मतलब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले गए। नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाते ही आपको सूडो फोर्स लगाना पड़े। सर ये कौन सी बातें कर रहे हो आप? मैं वही बातें कर रहा हूँ जो मैंने इस चैप्टर में पढ़ाई है, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर आप। Object of mass 3 kg is at rest. Now a force of 3t square plus 4t is applied on the object. The velocity of object at t equals to 3 second. आपको वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे। तो आप मुझे बताओ आप वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकालोगे? फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स की वैल्यू कितनी है? 60 स्क्वायर आई कैप प्लस 40 जे कैप। 60 स्क्वायर आई कैप प्लस 40 जे कैप, ये आपकी फोर्स की वैल्यू। मास इसका दे रखा है 3, लेकिन एक्सेलरेशन, अरे यार एक्सेलरेशन आ गया तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन को ये नहीं लिख सकते कि आप dv/dt? बोल दे प्यारे बच्चे, बोल दे यार। तो यहाँ से मैं यदि और इसको एक्सपेंड करूँ तो 3dv, इस वाली साइड को इधर ले रहा हूँ 3dv, और इसको मैं लिख सकता हूँ 60 स्क्वायर आई कैप प्लस 40 जे कैप मल्टीप्लाइड बाई डी टी को मैं उधर ले गया, दोनों साइड कर दो एंटीग्रेशन, एंटीग्रेशन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आपको बताया कि इनिशियली टाइम इक्वल्स टू 0 था। आपको कहाँ पे वेलोसिटी चाहिए? 3 सेकेंड पे। जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी 0 थी। जब टाइम 3 सेकेंड हो गया तो मैं मान लेता हूँ वेलोसिटी v हो गई। इसने बोला है कि इनिशियली मास वाज इट एट रेस्ट, मतलब जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 0 है, इसीलिए मैंने टाइम 0 पे वेलोसिटी 0 करी। दोनों साइड से देखो, यहाँ से मैं ऊपर चलता हूँ तो यहाँ से 3 तो ले लो आप बाहर, इस dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, तो v की लिमिट रखोगे तो v फाइनल लिमिट v है, इनिशियल लिमिट 0 इक्वल टू, इसका करो इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा 60³/3 आई कैप प्लस 40 स्क्वायर बाई 2 जे कैप। इंटीग्रेशन आता है या ऊपर से जाता है? 0 से 3 इसकी लिमिट लगा दोगे जी। ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये बचा कितना भाई? इसमें बचा 2t³ आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप। आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ से यहाँ। अरे बोलो ना बोलो मुझको, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ ना, एकदम सही चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस 3 पुट कर दो, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 इंटू 27 आई कैप प्लस 2 इंटू 3 3 जा 9 जे कैप माइनस 0। जब लिमिट पुट करोगे तो ये भी टर्म 0 आएगी, ये भी टर्म 0, तो 0 प्लस माइनस 0, ये वाली टर्म हटा देते हैं, 0 आएगी। तो अब उधर से आपको वेलोसिटी चाहिए थी तो 3 का डिवाइड इसमें करना पड़ेगा, करना बढ़िया। तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी 18 आई कैप, जब 3 का डिवाइड करोगे तो प्लस 6 जे कैप। बस यही आपका आंसर है, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालने का। कोई डाउट? कैसा भी डाउट, कुछ भी डाउट, नो डाउट। A cricketer catches a ball of 150 gram in 0.1 second moving with speed this, then he experience force of। अच्छा, ये वाला मैंने आपको बताया था ना पढ़ाते टाइम कि जो फोर्स, इम्पल्स की बात करो पहले। इम्पल्स क्या होता है? F इंटू टी या फिर P फाइनल माइनस P इनिशियल। ये कहाँ से आया था जी? फोर्स की जो अपन ने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी वो थी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। यहाँ पर आपको क्या पूछा गया? फोर्स ही पूछा गया है। फोर्स कैसे निकालोगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और मोमेंटम चेंज होने में टाइम कितना लगा, मोमेंटम चेंज होने में टाइम कितना लगा। तो इसने बोला कि बॉल को कैच करने में, आप बॉल को कैच करने में आपने 0.1 सेकेंड का टाइम लगाया, तो नीचे तो टाइम आ गया 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। अब वो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा जब बॉल रुक ही गई? एम बी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, क्योंकि मास चेंज नहीं हो रहा है। फाइनल जब बॉल रुक ही गई तब वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी? 0 150 ग्राम
इंटू 0 माइनस इनिशियल मास तो सेम ही है, 150 ग्राम को यदि केजी में लिख रहा है तो 150 इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 अपॉन नीचे 1.1। तो फाइनल फोर्स का जो आंसर आएगा भाई वो आएगा 0.150 अपॉन 0.1 इंटू 20। ठीक है, यहाँ से आप वेरी केयरफुली सॉल्व करना, घबराना नहीं है। पहले 3 जीरो लगाना, 1 जीरो इधर बढ़ा लेना, 2 जीरो ये कट हो गए, 1 जीरो ये गया। आंसर आया फोर्स का 30 न्यूटन। ऑप्शन बी 30 न्यूटन फोर्स। आपके हाथ को एक्सपीरियंस होगा। अरे बोलो ना बच्चे मुझे क्या हुआ है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको समझ तभी आएंगे जब आपने ये चैप्टर देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी एट रेस्ट। अच्छा, यदि कोई बॉडी रेस्ट में पड़ी हुई है तो इस पर 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये बॉडी रेस्ट पे है, इस पर 6 न्यूटन का फोर्स आपने लगा दिया, जिसका मास है बॉडी का 1 kg। During this time, the body attains a velocity of 3 meter per second. The time for which the force act on the body is। अच्छा जी अच्छा, आप एक बॉडी पड़ी हुई थी चुपचाप रेस्ट पे, आपने उस पर एक फोर्स लगाया, ऐसे लगाया कि उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 से लेके फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी उस पर हो गई। आपको पता करना है कि भाई इस पे फोर्स कितने टाइम के लिए लग रहा होगा, जो फोर्स है वो कितने टाइम के लिए लगा होगा, इसकी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक चेंज हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, फोर्स कितना लग रहा है 6 न्यूटन, मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है, फोर्स कितना है 6, मास कितना है भाई 1, एक्सेलेरेशन आ गया इसका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बताना है कि ये फोर्स कितने टाइम के लिए लगा होगा तब इसकी वेलोसिटी यहाँ तक बढ़ गई। तो भाई एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 30, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन टाइम इक्वल्स टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के लिए ये फोर्स लगेगा तब इसकी वेलोसिटी 0 to 30 बढ़ पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a tangential force is applied on a body which produces in its an acceleration of 1 meter per second square. The mass of other body is 10 Newton force is applied on a body which produces it in it an acceleration of mass of the body is अदर नहीं, मास ऑफ द बॉडी। आपको इस बॉडी का मास बताना है, फोर्स पता है आपको, मास बताना है, एक्सेलरेशन पता है। ये क्या क्वेश्चन हुआ यार, ये भी क्या क्वेश्चन हुआ यार। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है तो मास कितना आ जाएगा 10 kg, टू एम है 10 kg आ जाएगा। अ ब्लॉक हैज़ बीन प्लेस्ड इंक्लाइन प्लेन। अच्छा, एक ब्लॉक है जिसको इंक्लाइन प्लेन पर रखा गया, इंक्लिनेशन एंगल जिसका थीटा है। ठीक है, ये रखा हुआ है ब्लॉक। ब्लॉक स्लाइड डाउन द प्लेन एट कांस्टेंट स्पीड। ब्लॉक इस पर स्लाइड कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड का मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया 0, स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आपको इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। नेट फोर्स देखो इधर mg होगा तो प्लेन के अलोंग जो कंपोनेंट होता है वो होता है, हमेशा याद रख लो अब तो इसको, ये आता है अपना mg साइन थीटा। ठीक है, और नीचे जो कंपोनेंट आता है वो आता है mg cos थीटा। वाई डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट है नहीं इसका, मतलब नॉर्मल रिएक्शन इक्वल होना चाहिए किसके mg cos ऑफ थीटा के। क्योंकि ये ब्लॉक मूव कर रहा है तो इस पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक, जिसकी वैल्यू होगी म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू मुझे नहीं पता, एन की वैल्यू mg cos ऑफ थीटा। यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स आ गया। क्योंकि ये ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है तो नेट फोर्स, ये नीचे मूव कर रहा है मतलब इसके सरफेस के रिलेटिव में आगे जा रहा है, मतलब फ्रिक्शन लगेगा पीछे एफ के। तो इसके लिए नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दूँ। अरे बोलो नेट फोर्स कितना है mg साइन थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा पीछे की साइड में इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास है m लेकिन एक्सेलरेशन कितना है 0। एक्सेलरेशन 0 क्यों है, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसने बोल दिया ऐसा कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो यहाँ से म्यू के की वैल्यू आ रही है
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब टेन ऑफ थीटा। म्यू के की वैल्यू टेन ऑफ थीटा। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ। फोर्स की फिजिकल इंडिपेंडेंस जो होती है वो किस लॉ से डिफाइन होती है? फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स मतलब फोर्स नहीं है वहाँ पर, इंडिपेंडेंट मतलब फोर्स इज एब्सेंट देयर, फिजिकल एब्सेंट। तो किस वाले लॉ में फोर्स एब्सेंट मतलब फोर्स नहीं होती है? सेकंड लॉ तो आया है भाई फोर्स डिफाइन करने के लिए, जो क्या बताता है फोर्स को डी पी बाई डी टी से डिफाइन करता है। और थर्ड लॉ बताता है एक्शन रिएक्शन, यदि इस पर फोर्स तो उस पर भी फोर्स। लेकिन फर्स्ट लॉ क्या बताता है, यदि किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी है, जीरो, तो वो सेम स्टेट में रहती है, वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करती। यदि वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी ही, यदि वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी चलती रहेगी जब तक उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो की बात कर रहा है यहाँ पर। मतलब फर्स्ट लॉ जो होता है फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving with uniform velocity v1, it is given an impulse such that its velocity becomes v2। तो इम्पल्स कितना होगा? तो इम्पल्स जो होता है भाई, इम्पल्स जो होता है वो होता है एफ इंटू टी, या फिर दूसरे शब्दों में इसको लिखें पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल मतलब एम बी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, एम बाहर ले लो तो ये हो जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये दोनों चीज़ क्या है? वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है ना कि स्पीड। ये जो इम्पल्स मोमेंटम का फॉर्मूला होता है क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, ना कि मास इनटू स्पीड, बिकॉज मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी मतलब मास इनटू वेलोसिटी से उसको डिफाइन किया जाता है। और इम्पल्स को कैसे डिफाइन किया जाता है? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो ये ऑप्शन देखो कहाँ पर है। देखो मैं बता देता हूँ इसको कैसे दिया गया था। एक जगह ये लिखा था, ऑप्शन सही से नहीं दिखे, ऐसे लिखा था। एक ऑप्शन ये था, मतलब इसमें अंदर क्योंकि मोड लग गया, मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मतलब ये क्या हो गई? स्पीड हो गई एक तरह से। यदि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो स्पीड, मतलब ये ऑप्शन गलत था भाई। और दूसरा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिखा था v2 माइनस v1। तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर मॉड नहीं लगा, मतलब वेलोसिटी की बात हो रही है ना कि स्पीड की। और इम्पल्स का फॉर्मूला मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, ये वाला फॉर्मूला होता है मोमेंटम चेंज जो होता है। और मोमेंटम चेंज होता है मास इनटू वेलोसिटी में चेंज। ठीक है, मास यदि मास कांस्टेंट है तब ये फॉर्मूला बनता है, लेकिन मोमेंटम में जो यूज़ करी जाती है चीज़ वो वेलोसिटी होती है ना कि स्पीड, इसीलिए ध्यान रखना है इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 600 kg rocket is set for a vertical firing if exhaust speed is 100 meter per second, the gas ejected per second to supply the thrust force needed to overcome weight of rocket is। अच्छा, ये रहा रॉकेट। एफ इक्वस टू क्या होता है? डी पी बाई डी टी, या फिर मैं इसको बोलूँ एम बी बाई डी टी, या फिर मैं इसको बोलूँ एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। यहाँ पे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, इनिशियली वेलोसिटी की बात कर रहा है वो, इनिशियल आपको इतनी वेलोसिटी दे रखी है, मतलब वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गई? वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तब की बात हो रही है, बस वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, वेलोसिटी लगभग इतनी है, लेकिन इसको इनिशियल थ्रस्ट चाहिए। इनिशियल थ्रस्ट चाहिए ताकि ये इस वेलोसिटी से चल पाए। तो भाई इनिशियल थ्रस्ट चाहिए, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, लेकिन क्या चेंज हो रहा है? मास। तो यहाँ से एफ की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि डी एम डी वाई डी टी की टर्म ये जीरो हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, तो एम वी ए यहाँ से आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आप लिख दोगे तो आपको क्या चाहिए? डी एम बाई डी टी। आपको बोला गैस इजेक्टेड पर सेकंड, मतलब मास में कितना चेंज हो रहा है पर सेकंड, मास में पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है ये वेलोसिटी के लिए, तो एफ बाई वी इसका आंसर हो जाएगा। और फोर्स, फोर्स कैसे निकालोगे? आपको किसको ओवरकम करना है? इसके वेट को। तो नीचे जो फोर्स होगा वही आपको ओवरकम करना है, मतलब एफ थ्रस्ट जो चाहिए आपको कितना चाहिए? एम जी के इक्वल। थ्रस्ट जो चाहिए आपको एम जी के इक्वल चाहिए, तो यहाँ से एम जी नीचे वेलोसिटी
एम की वैल्यू पता है 600, जी की वैल्यू दे रखी है 10 और इसकी जो भी वेलोसिटी दे रखी है 100 मीटर पर सेकंड। ये आप यदि इसमें अप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि आंसर इससे यदि मैच नहीं कर रहा होगा तो इसका मतलब जी की वैल्यू 9.8 लेनी होगी, उसको लेके आप आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्टी 58.8 kg पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा 58.8 kg पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, ये आप इजीली निकाल सकते हो। ये आपको पूछा क्या गया था कि कितना मास इजेक्शन पर सेकंड करना पड़ेगा ताकि आपको इनिशियली इतनी स्पीड मिल पाए। और आपको किसको ओवरकम करना है, किसको ओवरकम करना है, आपको थ्रस्ट फोर्स को ओवरकम करना है। ठीक है, आप इसको दूसरी तरीके से भी सोच सकते थे, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपको ऊपर जाना है मतलब थ्रस्ट तो ऊपर ही लग रहा है, एफ टी माइनस नीचे कितना फोर्स है एम जी इक्वस टू मास इंटू एक्सिलरेशन, ये होगा नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। लेकिन ये अभी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, एक्सलेशन 0, मतलब एफ थ्रस्ट की वैल्यू कितनी है, एम जी है यहाँ पर, एफ थ्रस्ट की वैल्यू एम जी है, तो यहाँ पर पुट करोगे एम जी और वेलोसिटी आपको पता है तो डी एम बाई डी टी मतलब रेट ऑफ मास इजेक्शन आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, two pulleys of 4 kg and 6 kg are tied to end of massless string. The string passes over pulley which is frictionless. The acceleration of system in terms of acceleration due to gravity. ऐसे एक पुली से दो मास लटके हुए हैं भाई, और मास लटके तो हुए हैं लेकिन मास इससे लटके हुए हैं जो कि अपनी स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग इस पुली को पार कर रही है जो कि फ्रिक्शनलेस है। यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है रोप और पुली के बीच में, तो फ्रिक्शनलेस है और अपनी रोप मासलेस है, मतलब इजी इसको सॉल्व कर पाते हैं जैसे नॉर्मली कर रहे हैं। तो आपको पूछा कि एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, भाई सिस्टम का एक्सीलरेशन पूछ लिया तो बहुत ही बढ़िया बात है। इस पे नीचे कितना फोर्स लगेगा, एम जी मतलब 6 जी, इस पे नीचे कितना फोर्स लगेगा 4 जी, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। सिस्टम में इसको पूरे को सिस्टम मान सकता हूँ जी, बिल्कुल मान सकता हूँ सिस्टम पे, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन इधर होगा भाई, सिस्टम का एक्सीलरेशन इधर होगा तो नेट फोर्स नीचे कितना है ये वाला, और ये वाला फोर्स ये ऊपर मतलब 4 जी इक्वल टू मास कितना है सिस्टम का 10 इंटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2g/10, एक्सीलरेशन हो जाएगा g/5, तो इसका आंसर आएगा g/5, क्योंकि इसने ग्रेविटी की टर्म में ही अपने से एक्सीलरेशन पूछा था। आंसर हो जाएगा g/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें कोई समझने में दिक्कत, यदि वो टेंशन पूछ लेता आपसे तो क्या आप घबरा जाते, अरे टेंशन पूछ लेता तो आप घबरा जाते, टेंशन पूछता तो टेंशन लेते या आप नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते। आपको करना क्या था, वही 6 है ना, इधर है 6 जी, ऊपर लगेगी टेंशन, ऐसे ही इसके लिए बना लेते, ऊपर लगेगी टेंशन, ये है 4 तो ये हो जाएगा 4 जी, पहले इसके लिए एफ बी डी, नीचे 6 जी माइनस ऊपर टी इक्वल टू मास इसका ये रहा, एक्सीलरेशन ये रहा, ऊपर सेकंड के लिए टेंशन ऊपर ये नीचे, तो टी माइनस 4 जी इक्वल टू इसका मास ये रहा और इसका एक्सीलरेशन, दोनों से एक्सीलरेशन और टेंशन दोनों चीज़ें निकल सकती। टेंशन दो इक्वेशन दो वेरिएबल, कौन से वेरिएबल है यहाँ पे, एक एक्सीलरेशन और एक टेंशन, क्योंकि जी की वैल्यू तो अपने को पता होता है भाई 10 होती है या 9.8 होती है, जो भी क्वेश्चन में दे रखी होगी वो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जी की टर्म में भी निकाल सकते हो, जी की टर्म में निकाल सकते हो, जी को कांस्टेंट मान के आप करते रहो इसको, तो फाइनली जी में आपको आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा g/5 ए के लिए, और टेंशन आप किसी भी क्वेश्चन में पुट करके एक्सीलरेशन की वैल्यू किसी क्वेश्चन में पुट करके जी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन वेज ABC, ठीक है, ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, ठीक है, एक मास रखा हुआ है इंक्लिनेशन थीटा वाले वेज पर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, ठीक है। द वेज इज गिवन एक्सीलरेशन a टुवर्ड्स द राइट, इसको एक्सीलरेशन दिया गया वेज को टुवर्ड्स द राइट, द रिलेशन बिटवीन a एंड थीटा फॉर ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी ऑन द वे, ये ब्लॉक आप इसको इतने एक्सीलरेशन से आगे भेज रहे हो कि ये ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहा, मतलब ये इसी जगह पे स्टेशनरी है। तो भाइयों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके इस मोशन को स्टडी करता हूँ, मैं इस फ्रेम में ही आ गया, मतलब मैं किस में चला गया, इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम,
नॉन इनर्शियल फ्रेम में चला गया तो भाई मैं इस एक्सेलरेशन को, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन राइट साइड है, तो मुझे लगानी पड़ेगी इस पर एक सूडो फोर्स, और सूडो फोर्स की डायरेक्शन आपको पता ही होना चाहिए कि वो होती है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और मास कौन सा, जो इस बॉडी का मास है वो होती है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से फोर्स होंगे, नीचे लगेगा mg, इधर mg इधर लगेगा, ठीक है छोड़ो इधर, और एक फोर्स लगेगा इधर नॉर्मल, और ये नॉर्मल किसकी नॉर्मल होता है, इस वाली सरफेस की नॉर्मल होता है। ठीक है, तो इस पे बना लेते हैं अपन FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा इसको, यहाँ पर लग रहा है भाई mg, इधर लग रहा है जी ma, इसके इधर परपेंडिकुलर लग रहा है जी नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। ये थोड़े से एंगल आपको समझने ही पड़ेंगे, ये थीटा तो ये थीटा, ये आप पता है ना, ये थीटा, तो क्योंकि ये जेड से बन रही तो जेड में ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा मतलब एन का इधर कंपोनेंट एन कॉस 90 माइनस थीटा मतलब एन साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, इधर आएगा एन साइन थीटा। ऊपर की डायरेक्शन में एन साइन 90 माइनस थीटा मतलब एन कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्योंकि भाई ये ब्लॉग है स्टेशनरी, क्योंकि मैं इस ब्लॉग पर यहीं पर बैठा हुआ हूँ तो मुझे ब्लॉग दिखेगा स्टेशनरी, मतलब सारे फोर्स बैलेंस करने पड़ेंगे। सारे फोर्स है कि कौन से, एन कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा mg, ऊपर वाले ऊपर नीचे वाले फोर्स बैलेंस, ऐसे ही राइट साइड वाले ये, तो एन साइन थीटा हो जाएगा ma, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, फिर एम ए अपॉन एम जी मतलब ए बाई जी। तो यहाँ से आपको क्या चाहिए था, रिलेशन बिटवीन ए एंड थीटा, तो भाई ए और थीटा के बीच में क्या रिलेशन है, ए इक्वल्स टू जी टेन थीटा। यदि ये होगा तो ब्लॉक हमेशा स्टेशनरी रहेगा, यदि ये रिलेशन आएगा तो ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हाजिर है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। Two block A and B of mass 3m and m respectively are connected by a massless and non-extensible string. The whole system is suspended by a massless spring. पूरा सिस्टम यहाँ पर स्प्रिंग से लटका हुआ है ऊपर, ठीक है, स्प्रिंग से। The magnitude of acceleration A and B immediately after spring is cut. जैसे ही आप स्प्रिंग को स्ट्रिंग इज कट, नहीं स्प्रिंग को कट नहीं किया गया भाई, स्ट्रिंग को जैसे कट कर देते हो आपको ए और बी का एक्सेलरेशन बताना है इमीडिएटली आपको ए और बी का बताना है। अच्छा, तो पहले अपन सिचुएशन देख लेते हैं जब कट नहीं करी गई तब क्या हो रहा है, तब इनकी एक्सेलरेशन वगैरह तब इनकी देखते हैं, इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ये बी है, इसका मास है एम, ये 3m, यहाँ पर भाई कौन सा फोर्स लगेगा, एक mg, बस यहाँ पर एक टेंशन टी ऊपर, यहाँ पे एक टेंशन टी नीचे, और यहाँ पर एक 3mg, और ऊपर एक स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि ये पूरा सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में। तो भाई यहाँ से इस वाले ब्लॉक के लिए FBD क्या हो जाएगी, T इक्वल्स टू mg। ब्लॉक बी के लिए FBD से आया, ब्लॉक ए के लिए FBD मैं बनाऊँ तो इस पर ऊपर फोर्स कितना Fs स्प्रिंग फोर्स, नीचे कितना फोर्स है T प्लस 3mg, तो स्प्रिंग फोर्स कितना आ रहा है यहाँ से 4mg, क्योंकि T की वैल्यू mg है तो mg प्लस 3mg, तो ये आपको T की वैल्यू भी मिल गई और ये इसके Fs की वैल्यू मिल गई। जैसे ही आप इस स्ट्रिंग को कट करोगे यहाँ से, स्ट्रिंग को कट करते ही टेंशन हो जाएगी ज़ीरो, तो भाई यहाँ पर बी ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लगेगा, सिर्फ और सिर्फ mg, ऊपर टेंशन नहीं है वो तो ज़ीरो हो गई, तो इस पर नेट फोर्स कितना लगा mg, तो एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यदि मैं लिखूँ इसके लिए तो इसमें नेट फोर्स है कितनी mg इक्वल टू मास एक्सेलरेशन, तो इसकी वैल्यू a की वैल्यू इसके लिए तो आ गई g, ब्लॉक बी के लिए तो एक्सेलरेशन हो जाएगा g स्ट्रिंग कट करने के बाद। लेकिन
ऊपर वाले ब्लॉक की भी बात करते हैं। इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, स्ट्रिंग कट हो जाएगी तो भाई 3 mg, ये 3m है, तो एक तो इसका वेट है 3 mg, वो लगेगा। टेंशन अब हो गई है 0, टेंशन अब हो गई है 0। ऊपर वाला फोर्स, अब आएगा मजा। ऊपर वाला फोर्स जो है, ऊपर वाला जो फोर्स है, स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स होता है वो इमीडिएटली चेंज नहीं होता है। तो जो फोर्स पहले लग रहा था, मतलब 4 mg, ऊपर वही फोर्स लगता रहेगा, इमीडिएटली चेंज नहीं होगा। जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग को कट किया आपने, तो भाई इस फोर्स को ऊपर जाने में, मतलब इसको नेचुरल लेंथ में आने में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब स्प्रिंग फोर्स सडनली चेंज नहीं होते हैं, लेकिन स्ट्रिंग को काट दिया तो स्ट्रिंग में टेंशन तुरंत जीरो हो जाती है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स तुरंत जीरो नहीं होगा। तो इसमें नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में कितना, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, क्योंकि इसमें नेट फोर्स ऊपर लगेगा, क्योंकि 4 mg ऊपर है 3 mg नीचे, मतलब नेट फोर्स ऊपर लग रहा होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 4 mg माइनस 3 mg इक्वल टू इसका मास कितना है 3m इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी mg अपॉन 3m, मतलब एक्सेलरेशन इसका g/3। तो ये g/3 एक्सेलरेशन से जाएगा ऊपर, और दूसरा जो ब्लॉक है वो g एक्सेलरेशन से मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा और नीचे फॉल करेगा। ऊपर जाएगा g/3 से, कौन सा ब्लॉक, ए ब्लॉक, और बी कैसे गिरने लगेगा नीचे, किसने एक्सेलरेशन से, जी एक्सेलरेशन से। 3 ब्लॉक्स ए बी सी, जिसके मास दे रखे, कॉन्टैक्ट फ्रिक्शनलेस सरफेस के कॉन्टैक्ट में एज शोन इन द फिगर। इफ 14 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 4 kg ब्लॉक, ये है 4 kg का, ये है 2 kg का, ये है 1 kg का, और आपने 14 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है सरफेस के बीच में। देन फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो ए ब्लॉक बी ब्लॉक पर इधर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, बी ब्लॉक ए ब्लॉक पे इधर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, पहले आप इस पूरे को एक सिस्टम मान सकते हो कि नहीं, बिल्कुल मान सकते हो, क्योंकि तीनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, तीनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, पहली बात। ठीक है, अच्छी बात है। तो पूरे सिस्टम पर जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो होगा इसका टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। टोटल सिस्टम पर फोर्स कितना है, सिर्फ और सिर्फ 14 न्यूटन का। और कोई एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे, फ्रिक्शन वगैरह है क्या, नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, मतलब और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिर्फ 14 न्यूटन का है। मास कितना हो जाएगा पूरे सिस्टम का, 4 2 6 और 1 7 इंटू एक्सेलेरेशन। तो इसका एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये ब्लॉक भी 2 से चल रहा है, ये भी 2 से, ये भी 2 से, लेकिन मुझे इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन चाहिए था। किसमें, 4 kg और 2 kg के बीच में, दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। जितना बी ब्लॉक ए ब्लॉक पे नॉर्मल लगाएगा, उतना ही ए ब्लॉक बी ब्लॉक पे नॉर्मल लगाएगा, बिकॉज दे विल क्रिएट द एक्शन रिएक्शन पेयर। और एक्शन रिएक्शन पेयर की क्या खास बात होती है, पहली बात तो वो दोनों अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। एक ए पे लग रहा है नॉर्मल एक्शन, तो दूसरा लग रहा है बी पर, मतलब दोनों एक कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर की, दोनों की मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम होती है और डायरेक्शन अपोजिट होती है। सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब इस पर नॉर्मल रिएक्शन ही है। अब मैं इस ए ब्लॉक का क्या बना लेता हूँ, एफ बी डी। तो ए ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, एक तो ये रहा 14, एक इस पे दूसरा फोर्स लग रहा है इधर एन। ठीक है, और कोई फोर्स है ए ब्लॉक पर नहीं है, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है यहाँ पर, तो सिर्फ और सिर्फ दो ही फोर्स लग रहे हैं इस पर। तो इसकी वैल्यू, क्योंकि ये एक्सीलरेशन इसका कितना है सिस्टम का, इधर है इस डायरेक्शन में, ए एक्सीलरेशन है पूरी सिस्टम का, तो नेट फोर्स किधर लगना चाहिए, इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स है कितना 14, नेट फोर्स के लिए ये वाला अपोजिट है, तो ये माइनस करना पड़ेगा, मतलब 14 माइनस एन इक्वल टू इसका मास कितना है 4 इंटू इसका एक्सलेशन कितना है, ये रहा। तो यहाँ से एन की वैल्यू आएगी 14 माइनस 8, मतलब 6 न्यूटन। तो जो ए ब्लॉक है वो बी ब्लॉक पर 6 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, और बी ब्लॉक ए ब्लॉक पर 6 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, मतलब दोनों एक्स्ट्रा रिएक्शन पेयर ऐसे बना लेंगे। नेक्स्ट, a system consists of three masses m1 m2 and m3 connected by string passing over a pulley। अच्छा, तीन मास ऐसे कनेक्टेड है, मास m1 हैंग फ्रीली एंड m2 एंड m3 आर ऑन द रफ सरफेस। m2 और m3 रखे हैं रफ सरफेस पे, लेकिन m1 फ्रीली हैंग कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन mu नहीं है, ये एक्चुअली में म्यू है, ये है म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस सरफेस के बीच में, ब्लॉक के बीच में कितना है म्यू। ठीक है,
पुली इज फ्रिक्शनलेस, ठीक है, पुली फ्रिक्शनलेस है, ये रही पुली अपनी फ्रिक्शनलेस है, मतलब पुली के और स्ट्रिंग के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। एंड नेग्लिजिबल मास, और इसका मास भी नेग्लिजिबल है, ठीक है, मासलेस पुली है, होनी भी चाहिए थी ताकि अपन इजीली सारी कंडीशन लगा पाए। द डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन ऑफ m1 इज, यदि अज्यूम m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू m, तीनों के मास सेम है, m, ये भी m, ये भी m, आपको क्या निकालना है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। पहले ये बताओ तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा या अलग होगा? भाई बिल्कुल सेम होना ही चाहिए, क्योंकि ये कैसा मोशन है, कंस्टेंट मोशन, इन तीनों को सेम एक्सेलरेशन से चलना पड़ेगा। यदि ये v वेलोसिटी आगे चला गया तो इसको v वेलोसिटी चल गया तो इन दोनों को भी v से चलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं जो कि इनएक्सटेंसिबल है, मतलब इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि ये थोड़ी सी आगे निकल गई वी से तो ये जो स्ट्रिंग है वो थोड़ी सी खिंच जाएगी, वो नहीं खिंच सकती। इसने बोला इनएक्सटेंसिबल है, इसमें एक्सटेंशन नहीं हो सकता। मतलब यदि ये वी वेलोसिटी से चल रहा है तो इन दोनों को भी वी से चलना पड़ेगा। ऐसे यदि इसका एक्सेलरेशन ए है तो इन दोनों का भी एक्सेलरेशन ए होगा, मतलब पूरे को एक सिस्टम माना जा सकता है, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम ही होगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब मैं इसको पूरे को एक सिस्टम मान लूँ तो सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू सिस्टम का मास इंटू एक्सेलरेशन, से डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल लूँगा। लेकिन मुझे ये बताओ इसमें नेट फोर्स लग कितना रहा है? एक तो यहाँ से mg लगेगा भाई, m1g, क्योंकि m1 m2 m3 तीनों इक्वल है mg। ठीक है, अब मुझे ये बताओ यहाँ पर mg लगाओगे क्या? बिल्कुल लगाओगे, लेकिन वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, ये इसका भी mg। तो यहाँ पर फिर कौन से फोर्स बचे? यहाँ पर सिर्फ फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन क्योंकि ये आगे मूव कर रहे हैं ब्लॉक, उसने बोला है तो मूव कर रहे हैं, तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे की डायरेक्शन में लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। तो इस वाले ब्लॉक के लिए पीछे फ्रिक्शन कितना लगेगा? म्यू के इंटू एन, मतलब म्यू के इंटू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए? mg। दूसरे वाले ब्लॉक पर, इस वाले ब्लॉक पर भी एफ के कितना लगेगा? म्यू के इंटू एन, तो म्यू के की वैल्यू म्यू के इंटू एन, मतलब m3g, वो भी mn। तो नेट फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? नेट फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में 2 म्यू के mg। म्यू के की वैल्यू क्योंकि इसने दे रखी है म्यू ही है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू दे रखी है ना, ये रही काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू दे रखा है आपको, तो एफ के म्यू mg, तो ये हो जाएगा 2 म्यू इंटू mg नेट फ्रिक्शन फोर्स। तो नेट फ्रिक्शन फोर्स सिस्टम के लिए नेट फोर्स इक्वल्स टू सिस्टम का टोटल मास इनटू सिस्टम का एक्सेलरेशन। तो सिस्टम पर नेट फोर्स किधर लग रहा है? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इधर हो रहा होगा, क्योंकि ये मास नीचे गिरेगा, तो इसका एक्सेलरेशन यदि इधर है तो नेट फोर्स जो नीचे लग रहा है उसी को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, मतलब नेट फोर्स नीचे कितना है? mg, माइनस फ्रिक्शन इसको पीछे लग रहा है, मतलब वो पीछे खींच रहा होगा, कितना लग रहा है? 2 म्यू इंटू एम इंटू जी, अरे इक्वल टू इसका मास सिस्टम का कितना हो जाएगा? 3m इंटू ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आप इजीली निकाल पाओगे। एक्सेलरेशन के लिए सिर्फ आपको m का डिवाइड करना है दोनों साइड, वैल्यू आ जाएगी g माइनस 2 म्यू जी भी कॉमन ले सकते हो, तो आंसर आएगा g1 माइनस 2 म्यू, g1 माइनस 2 म्यू, ऐसे आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 blocks with mass m, 2m and 3m are connected by string as shown in the figure। ठीक है, 3 मास हैं जिनका मास भी दे रखा है, एक का m, एक का 2m, एक का 3m, जैसे आपको दे रखा है वैसे कनेक्टेड है। आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक m पर f न्यूटन का फोर्स आपने लगाया, द मास मूव्स अपवर्ड विद कांस्टेंट स्पीड। आपने f न्यूटन का फोर्स तो लगा दिया, लेकिन ये पूरा सिस्टम चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ब्लॉक 2m पर नेट फोर्स बताओ आप, क्योंकि ये चल रहा है भाई कांस्टेंट वेलोसिटी से। यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से ये चल रहा है, यदि ये पूरा सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है मतलब नेट फोर्स जीरो है। तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन मास 2m, तो 2m पर भी नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। अब आप बोलोगे यहाँ पर तो एफ फोर्स लग रहा है, क्या एम मास पर एफ फोर्स लगेगा? यदि इसने पूछ लिया, चलो 2m पे तो आपने बता दिया कि नेट फोर्स जीरो होगा, क्या m पर कोई फोर्स लग रहा होगा नेट फोर्स? नहीं, इस पर भी नेट फोर्स जीरो होगा। आप बोलोगे नहीं मुझे तो नहीं लग रहा, एफ फोर्स दिख तो रहा है। अरे बच्चे, प्यारे बच्चे, यहाँ पर पीछे एक टेंशन भी तो लग रही होगी, और टेंशन कुछ इस तरह से लग रही होगी कि दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो रहे होंगे।
दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो रहे होंगे तभी तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल पा रहा है, तभी तो सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन जीरो है। मतलब इस वाले ब्लॉक पे भी नेट फोर्स जीरो होगा भाई, ये मत समझना, इससे कहीं आप भ्रमित मत हो जाना। ऊपर फोर्स एफ लग तो रहा है सर इस पर, ठीक है, लेकिन नीचे टेंशन भी तो लग रही होगी, और टेंशन इस तरह से लग रही होगी दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो रहे होंगे, नेट फोर्स इस पर भी जीरो आएगा क्योंकि सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो मतलब इस पर भी जीरो, नेट फोर्स सभी जगह जीरो लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन ऑफ मास 16 kg इज इनसाइड ए लिफ्ट ऑफ 940 kg। ये लिफ्ट है, इसका जो मास है इतना है, इसके अंदर एक पर्सन बैठा हुआ है आपकी जैसा, जिसका वेट है 60 kg, ठीक है, मैंने मान भी लिया, इसने बोल भी दिया तो। एंड प्रेसेस द बटन ऑन कंट्रोल पैनल, अच्छा ये कंट्रोल पैनल होता है, इसमें वन बटन दबाते हैं, ऊपर जाना है या नीचे जाना है उसके अकॉर्डिंग। लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, लिफ्ट ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है, कितनी एक्सेलेरेशन से, 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर से। जी की वैल्यू इसने 10 दे रखी है। द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज, आपको इस वाली केबल में टेंशन पूछ ली जिससे लिफ्ट बंधी हुई है, तो भाइयों ये अच्छा क्वेश्चन है। आप यहाँ खड़े होके देखोगे, बाहर खड़े होके देखते हैं अपन, बाहर खड़े होके यदि आप देखोगे तो लिफ्ट पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो ऊपर लग रही है टेंशन माइनस, नीचे की डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगेगी, mg, लेकिन ये वाला mg और ये वाला mg, क्योंकि लिफ्ट के लिए तो दोनों वेट लेने पड़ेंगे, तो इसके लिए mg मतलब 600 mg, इसके लिए mg मतलब 9400। ये बात आपकी समझ आई या नहीं आई, 9400 और 600 कैसे मैंने लिख दिया, ये बात आपको समझ आई या नहीं आई। तो t माइनस 10,000 इक्वल टू टोटल मास कितना है इसका, 940 प्लस 60 मतलब 1000 इंटू इसका एक्सेलरेशन कितना है 1, तो यहाँ से क्या टेंशन निकाल सकते हो, 10,000 प्लस 1000 मतलब 11,000 न्यूटन, 11,000 न्यूटन टेंशन आएगी। एक बार वापस मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पर मैं एक बार वापस आपको ये क्वेश्चन समझाना चाहूँगा। आपको भाई लिफ्ट की स्टिंग में टेंशन निकालनी है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, लिफ्ट की ऊपर ये स्टिंग लगी, इसमें टेंशन निकालनी, तो आप अभी इसके बाहर बैठे हुए हो, ठीक है, यहाँ से देख रहे हो आप, तो आपको नेट फोर्स कौन कौन से दिखाई देंगे, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो ऊपर वाले जा रही है तो इसका नेट एक्सीलरेशन ऊपर हो रहा होगा, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है, और इसने बोला भी नेट एक्सीलरेशन ऊपर है, तो ऊपर वाली फोर्सों को पॉजिटिव, नीचे जो फोर्स लग रहे होंगे उनको नेगेटिव, तो नीचे इस पर फोर्स लगेंगी कितनी, m प्लस एम इंटू जी, लिफ्ट का मास प्लस इस पर्सन का मास इंटू जी, यही लगेगी, तो ये 940 प्लस 60 इंटू जी, जी की वैल्यू इसने बोला 10, तो यही नेट फोर्स इस पर नीचे लगेगी, और 940 प्लस 60 मतलब 1000 इंटू 10 मतलब 10,000, वैल्यू नीचे इतनी फोर्स लग रही है, ऊपर टेंशन टी है, तो टोटल नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, इक्वल टू इसका मास कितना है टोटल 1000 इंटू इसका एक्सीलरेशन कितना है 1, तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ गई 11,000 न्यूटन। अ मास ऑफ लिफ्ट इज 2000 kg, एक लिफ्ट है जिसका मास है 2000 kg, व्हेन टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज 28,000 न्यूटन, देन इट्स एक्सिलरेशन इज, एक लिफ्ट है भाई, कोई भी नहीं बैठा हुआ अब की बार इसमें, इस पर टेंशन लग रही है भाई 28,000 न्यूटन की, इस पर नीचे एक फोर्स लग रहा होगा mg का, क्योंकि इसका टोटल वेट, इस पर नीचे mg कितना लगेगा 20,000, क्यों लगेगा, क्योंकि इसका आपने बता दिया मास 2000 है, तो mg मतलब 2000 इंटू 10 मतलब 20,000। आपसे इसका एक्सीलरेशन पूछा तो आप क्या करोगे, नेट ऊपर की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है वो निकालना है आपको, तो नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक्सीलरेशन ऊपर ही होगा ना, क्योंकि टेंशन की वैल्यू ज़्यादा दे रखी है, टेंशन ज़्यादा है नीचे लगने वाले फोर्स है, क्योंकि नीचे तो कितना लग रहा है फोर्स 20,000 20,000, और ऊपर टेंशन कितनी है 28,000, मतलब नेट फोर्स ऊपर आएगा, नेट फोर्स ऊपर आएगा तो इसका एक्सीलरेशन भी ऊपर होगा। नेट फोर्स ऊपर कितना है 28,000, नीचे एम जी कितना है 20,000 इक्वल टू इसका मास कितना है 2000 इंटू इसका एक्सीलरेशन, ये हो जाएगा 8,000।
अपॉन 2000। एक्सेलरेशन आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में? ऊपर की डायरेक्शन में बिल्कुल आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा एक्सेलरेशन। अरे बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A block of mass m is placed on a smooth wedge of inclination theta। स्मूथ सरफेस है वेज की जिसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, मास इस पे प्लेस किया गया m। द होल सिस्टम इज एक्सिलेटेड हॉरिजॉन्टली, अभी भी जैसा क्वेश्चन कराया था वही क्वेश्चन। सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज। अच्छा, आपने इतने एक्सिलेशन से इसको मूव कराया कि ये मूव आगे, मतलब ये ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहा है, मतलब वही वाली बात हो गई। आप इस फ्रेम में बैठ जाना, इस पे एम ए लगाओगे, इस पे एम ए लगाओगे, नीचे लग रहा होगा एम जी, नीचे एम जी लग रहा होगा, इधर नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये थीटा तो ये थीटा, यहाँ से ये वाला अभी अपन ने निकाला था एन साइन थीटा आया था, ठीक है। इधर वाला जो फोर्स था मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये कॉस थीटा हो गया, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अभी अभी निकाला था। फोर्स एक्सर्टेड बाय द बेस ऑन द ब्लॉक। अच्छा, सिंपल है यार, वेरी सिंपल है ये तो। इसने क्या पूछा था? फोर्स एक्सर्टेड बाय बेस ऑन द ब्लॉक, बेस ऑन द ब्लॉक, बेस ऑन द ब्लॉक। तो बेस ब्लॉक पे कौन सी फोर्स लगाएगा भाई? नॉर्मल रिएक्शन, मतलब सिर्फ इसने एन की वैल्यू पूछी। कैसे निकाल सकते हो? बस फोर्स बैलेंस कर दो, एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से एन की वैल्यू आ रही है एम जी अपॉन कॉस थीटा, बस यही आंसर है इसका। इसने पूछा गया फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन ब्लॉक, तो वेज ब्लॉक पे कितनी फोर्स लगाएगा? जो वेज है ब्लॉक पे क्या लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। ब्लॉक भी इसको नहीं छोड़ेगा, ब्लॉक भी इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। लेकिन यार अब मैं कैसे बताऊं इसको कि आपको ये लेक्चर देखना ही पड़ेगा। इसलिए देखना पड़ेगा कि भाई नॉर्मल रिएक्शन इसकी इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि अभी जो मैं एफबीडी बना रहा हूँ वो इस मास के लिए बना रहा हूँ यार। इस मास के लिए एफबीडी बनाऊंगा, मतलब इस मास पे लगने वाले टोटल फोर्स देखते हैं एफबीडी बनाते रहे। वो मास कितनी फोर्स लगा रहा है उसकी बात नहीं होती है, सिर्फ उस मास पे लगने वाले फोर्स देखे जाते हैं जिसकी एफबीडी बना रहे हो। वो मास दूसरे पे कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसकी बात नहीं होती है एफबीडी बनाते टाइम। ये जब लेक्चर देखोगे तभी समझ में आएगी ये बात। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ए मंकी ऑफ 20 kg इज होल्डिंग ए वर्टिकल रोप। एक मंकी है भाई, वर्टिकल रोप इसने पकड़ी हुई है ऐसे, ठीक है। ये मंकी ने वर्टिकल रोप ऐसे पकड़ी हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं। द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन ए मास ऑफ 20 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट, ठीक है। यदि इस रोप पर 25 किलो मास तक लटक जाता है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने इस पर 25 केजी से ज़्यादा यदि टेंशन लगा दी तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। आपसे पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद विच द मंकी कैन क्लाइम अप द रोप। तो कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ये मंकी ऊपर चढ़ सकता है कि रस्सी नहीं टूटे। क्योंकि जैसे इनिशियली तो देखो, यदि ये सिर्फ लटका हुआ है, यदि सिर्फ इसको रस्सी को पकड़ के लटका हुआ है भाई, यदि सिर्फ रस्सी को पकड़ के लटका हुआ होता ये, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। इसका एम जो है वो 20 मतलब 200 आता, और जो मैक्सिमम कैपेसिटी है रोप की वो है 25 किलो की, मतलब 250 न्यूटन तक का फोर्स वो ले सकती थी। लेकिन जब ये एक्सेलरेशन से जाएगा ऊपर, ये एक्सेलरेशन से जाएगा ऊपर, यदि ये कुछ एक्सेलरेशन करता हुआ ऊपर जाएगा तो इसका मास तो लगेगा ही, लेकिन यदि आप इसके फ्रेम में जाके देखो तो एक सूडो फोर्स भी लगेगी नीचे की डायरेक्शन। जैसे लिफ्ट में क्यों वेट बढ़ता है जब ऊपर जाते हैं, तब सूडो फोर्स की वजह से। या फिर बाहर से देखोगे तो एक एक्सेलरेशन लगता है उस पर, तो उसको एक्सेलरेशन को, उस एक्सेलरेशन से उसकी टेंशन बढ़ जाएगी। तो यदि टेंशन बढ़ जाएगी तो ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, समझ रहे हो। तो क्या होता है, मैं मानता हूँ कि जो मंकी है इसको F4 से खींच रहा है, यदि मंकी रोप को F4 से खींचेगा तो रोप मंकी को भी F4 से खींचेगी। मंकी रोप को F4 से नीचे खींच रहा है तो रोप मंकी को F4 से ही खींचेगी, लेकिन उस फोर्स का नाम रस्सी में जनरली अपन टेंशन दे देते हैं। क्या देते हैं? टेंशन टी। तो भाई मंकी मंकी की बात कर रहे हैं, मैं एफबीडी किसकी बनाऊंगा? मंकी की। मंकी पर कौन सा फोर्स लगेगा? मंकी रोप पर लगा रहा है टेंशन टी नीचे, तो रोप मंकी पे कितना लगाएगी? ऊपर लगाएगी टेंशन टी, समझ रहे हो आप। ये मंकी का एफबीडी बन रहा है यहाँ पर, तो मंकी पर रोप कितना लगा रही है? टेंशन टी नीचे, क्योंकि मंकी रोप को किधर खींच रहा है? नीचे। तो
सॉरी रोप किधर लगाएगी, इस पे ऊपर, रोप इस पे ऊपर फोर्स लगाएगी क्योंकि मंकी जो रोप है वो नीचे खींच रहा है, तो रोप मंकी को ऊपर खींचेगी। आ जा बेटा आजा। तो इस पे नेट फोर्स की जो वैल्यू है टी माइनस, और मंकी पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इसका एम जी, इसका एम जी मतलब 25 इंटू जी इक्वल टू मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है वही निकालना है, तो इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, यही मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है इसका। ठीक है, मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है भाई रस्सी में, 25 kg का, 25 kg का। और फोर्स की बात करें तो 25 kg है, 25, तो फोर्स कितना हो जाएगा 25 इंटू जी, सॉरी एम जी तो मंकी का 20 है ना, 20 जी है, तो यहाँ से 20 जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 5g इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से मैक्सिमम एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ सकती है वो आ सकती है 5g/m, 5g/m। तो 5 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10, इंटू मंकी का मास कितना है 20, तो यहाँ से जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन से मंकी ने चढ़ने की कोशिश करी ऊपर तो मंकी नीचे गिर जाएगा। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यदि मंकी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर चढ़ना चाहे तो रस्सी कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि इस पर कोई फोर्स लगेगा क्या, इस पर कोई फोर्स लगेगा नहीं। यदि ये एक्सेलरेशन 0 हो गया तो इस पर जो टेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ, ये भाई 20 है याद रखना है, तो 20g लगेगी हमेशा, ये कभी बढ़ेगी नहीं। यदि टेंशन कभी बढ़ेगी नहीं तो भाई रस्सी कभी टूटेगी नहीं, क्योंकि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तो 25 तक है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तो 25 तक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज की कार्यवाही यहीं समाप्त की जाए। तो थैंक यू सो मच आज जितने भी क्वेश्चन किए उसके लिए, ठीक है ना बच्चों। तो ये बात याद रखना कि आज तक जितने क्वेश्चन कर लिए गिनिए। थैंक यू सो मच। ये थोड़ा बंद होने में टाइम ले रहा है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम